काजल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे घर के मामलों से दूर ही रहा करो। हमारे घर के मामलों में अपनी नाक कुम घुसेड़ा करो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम्हें हमारे मामलों में दखलंदाजी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। घरों के अंदर आग लगाना कोई तुमसे सीखे और किसी का घर तोड़ना वो भी तुमसे सीखे। ये कौन सा तरीका हुआ भैया भाभी से बात करने का? मैं तो समझती थी कि मेरा भाई इस दुनिया का सबसे समझदार पति होगा, जो कि अपनी पत्नी को सम्मान देना जानता हो, इज्जत देना जानता है। लेकिन भैया आप भी उन्हीं मर्दों में से एक निकले जो कि अपनी पत्नी को सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम समझते हैं, जो कि बस अपने पति के इशारों पे नाचे और उसी के इशारों पे काम करे। क्यों भैया, भाभी भी तो इसी घर की सदस्य हैं। आप ये बात कैसे भूल गए भैया कि भाभी इस घर का सदस्य है? फिर तो भैया आप में और मेरे पति में कोई भी फर्क नहीं है। मुझे तो तुम दोनों की हालत एक जैसी ही लग रही है। मैंने ये उम्मीद तो नहीं रखी थी भैया आपसे। अरे ये क्या किया आपने? आपने दीदी को रुला दिया। तुम मर्द लोग एक औरत को कभी नहीं समझ सकते, लेकिन एक औरत दूसरी औरत को अच्छे से समझती है। अब तुम रहो यहीं पे, मैं जा रही हूँ दीदी के पास। अरे रीना दीदी, आप रोइए मत। अरे दीदी ये तो आम बात है, बस आपके भैया ने थोड़े से गुस्से गुस्से में ही मुझे बोल दिया। प्लीज रीना चुप हो जाओ। तुम्हारे भैया दिल के बुरे नहीं हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे सुनाया है। उन्हें चिंता है कि तुम्हारा घर कहीं टूट ना जाए, बस इसीलिए उन्होंने मुझे बोला। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना भाभी, तब मन में एक ही ख्याल आता है कि एक रास्ता तो खुला है, और वो भी मायके का, कि मायके वाले तो मुझे समझेंगे, मेरे दुख तकलीफ को वो लोग अच्छे से समझेंगे। अरे तो रीना ऐसा ही तो है जैसा तुमने सोचा है। यहाँ पे सब तुम्हारे अपने ही तो है, सब लोग तुम्हारे दुख और तकलीफ को अच्छे से समझ रहे हैं। नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ आने से आप में और भैया में, आप दोनों में भी तो तकरार होने लग गई। भाभी मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता भी तो खराब हो रहा है। अब मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं रीना ऐसा मत सोचो। अब तो बस ऐसा मन कर रहा है भाभी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इस दुनिया से ही चली जाऊं। अरे ये क्या बोल रही हो रीना? जिंदगी में दुख तकलीफ हार जीत सुख दुख ये सब तो चलते रहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से इतनी जल्दी हार मानना ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं है ना रीना। तुमने कभी सोचा है कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बेटे सनी का क्या होगा? अरे रीना माँ बाप की लड़ाई में एक बच्चे की जिंदगी तो मत खराब करो। ये तो जिंदगी की लड़ाई है रीना, ये तो तुम्हें लड़नी ही पड़ेगी। और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम है ना तुम्हारे साथ तुम्हारी हर लड़ाई में खड़े रहेंगे रीना हम। भाभी आप बहुत अच्छे हो। शादी से पहले तो संदीप मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहता था, लेकिन शादी के बाद अब पता नहीं उसे क्या हो गया है। अब तो बस वो यही चाहते हैं कि मैं उनके माता पिता की सेवा और उनके घर का सारा काम करूं, वो भी बिगैर कुछ बोले, और ना ही मैं किसी भी प्रकार की कोई डिमांड करूं। मैं उस घर से और ज्यादा ख्वाहिश या फिर कोई उम्मीद कुछ भी नहीं रखूं। संदीप अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ खरीदता था, और जब मैं कुछ मांगती थी तब बोलते थे कि बेकार में फालतू में ही फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है। तुम्हारे पास जितना जो भी है बस तुम उसी में खुश रहो। और मेरे सास ससुर भी संदीप की बात में ही खुश रहते थे। वो संदीप की सारी बातें आंख बंद करके मानते थे। शादी के बाद मुझे संदीप के हिसाब से ही रहना पड़ता था। मैं अपनी जो नौकरी करती थी वो भी संदीप ने छुड़वा दी थी। मैं जिससे भी मिलती जुलती थी उससे सब मिलना जुलना बंद करवा दिया था। वो ना ही तो मुझे किसी से मिलने जुलने देते थे और ना ही किसी से बातचीत करने देते थे। हर एक बात में रोका टोकी करने लग गए थे। मैं जब भी अपनी इच्छा का कुछ भी करना चाहती थी तभी संदीप मुझे डांट देते थे। कई बार यही बात मैंने भैया और माँ को भी इशारों ही इशारों में कहनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो मेरी बात हल्के में ले ली। ससुराल में जब मैं थी तो मुझे पता था कि मेरा मायका है,
लेकिन फिर भी मैं अपने मायके नहीं आ पाती थी। और यदि कभी मैं मायके आती भी थी तो संदीप मुझे अपने साथ लेके आते थे और साथ में ही रहते थे। इसीलिए तो मैं माँ और भैया को कभी खुल के नहीं बता पाई। कभी दोस्तों से मिलने का या फिर उनके साथ घूमने का मन करता तो मुझे संदीप तुरंत मना कर देते थे। खुद तो पूरी रात भर अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा भाभी। और फिर थोड़े ही दिनों बाद सनी हो गया और फिर मैं सनी के साथ व्यस्त रहने लगी। और फिर सनी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसके लिए तो संदीप सब कुछ करते थे। लेकिन फिर एक दिन मैंने संदीप से कहा कि संदीप, सनी अब 6 महीने का हो चुका है। सनी का अब दूध से पेट नहीं भरता है। हमें उसे ऊपर का ही कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे कहा कि मार्केट में तरह तरह के बेबी फ्रूट्स मिलते हैं, उससे बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहती है और उनको भूख भी नहीं लगती। तो संदीप आप जाके ले आना। फिर आपको पता है भाभी, संदीप ने मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने मुझसे कहा कि कभी हम भी तो बच्चे थे, हमने तो ऊपर का बाहर का उपहार कुछ भी नहीं खाया, तो क्या हम बड़े नहीं हुए? बोले कि तुम माँ से पूछ के घर की चीजें ही दे दो, बेकार का फालतू खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले संदीप सनी को तो अच्छे से रखते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उस पे भी चीखने और चिल्लाने लग गए। एक माँ खुद पे तो कुछ भी सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर कुछ भी सहन नहीं कर सकती भाभी, सनी घर का बना हुआ आहार कुछ भी नहीं खाता था। इसीलिए तो मैंने संदीप से कहा था कि कुछ बाहर का आहार ले आओ, शायद सनी खा ले। लेकिन संदीप तो भाभी हमेशा अपने लिए ही सोचते थे। वो मेरे लिए और सनी के लिए कभी भी नहीं सोचते थे। हाँ रीना, ये बात तो तुम सही बोल रही हो। ये बात मैंने भी तुमसे कभी नहीं कही। मुझे भी तुम्हारे ससुराल वाले थोड़े घमंडी लगे। जब मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ससुराल आई थी ना, तब तुम्हारी सासू माँ ने दरवाजा खोला और वो मुझसे कहने लगी कि आप बिना बताए आ गई, और मुझे बोली कि ऐसे बिगैर बताए आना सही नहीं है, आगे से आओ तो बता के आना। उस समय तो रीना मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस समय आपके भैया ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। लेकिन रीना, तुम मुझे ये बताओ, तुम ये सब कुछ सहन क्यों कर रही थी? संदीप तुम्हारा पति है और तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे ससुराल वाले हैं। तुम्हारे ससुराल वाले हैं वो लोग, कोई भगवान नहीं है जो कि वो कहते रहे और हम बहुए लोग सब कुछ सहती रहे। अरे हम लोग भगवान से, अपने माँ बाप से ज्यादा सेवा उन लोगों की कर रहे हैं, फिर भी वो लोग हमारे लिए बुरा ही सोच रहे हैं। तो फिर ऐसी सेवा किस काम की? यदि इतनी ही सेवा हम लोग भगवान की करते तो वो ही शायद हमें कुछ न कुछ फल तो दे ही देते। अरे दीदी, आपने इतना कुछ क्यों सहन किया? देखो तो सही दीदी, आपकी हालत क्या हो गई है। आप तो हंसना और मुस्कुराना सब कुछ भूल गई हो दीदी। हाँ, मानते हैं कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं, हर सास ससुर में होते रहते हैं। ये सब तो घर घर की कहानी है। लेकिन दीदी, जहाँ हद से ज्यादा कुछ हो रहा हो, वहाँ हमें सही फैसला ले लेना चाहिए। और आपने दीदी कुछ भी गलत नहीं किया है, आपने एकदम सही फैसला लिया है दीदी, जो कि आप मेरे साथ यहाँ पे आ गई। हाँ, भर दे मेरी बेटी के कान। मम्मी जी, मैं दीदी के कोई भी कान नहीं भर रही। तो बहू, तू अपने साथ रीना को क्यों लेके आ गई उसके ससुराल से? कहीं ऐसा ना हो कि दामाद जी को और ज्यादा गुस्सा आ जाए। अरे मेरा मतलब है कि कहीं दामाद जी को ज्यादा गुस्सा आ गया और वो रीना को रखने के लिए मना कर देंगे तो? और कहीं बेकार में ही उन्होंने इसको तलाक दे दिया तो? भाभी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आ गई? मेरी वजह से आपको भी कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। माँ से अच्छी तो भाभी ही है, जो कि मेरी फीलिंग्स तो समझ रही है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं अब आपको और परेशान होते हुए नहीं देख सकती। अरे नहीं रीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, जो कि तुम्हारी वजह से परेशान होंगी। अरे रीना, तुम्हें पता है तुम वहाँ पे रह के अपनी रेपुटेशन खो रही थी। अरे आज जो तुम्हारे भैया ने बोला, तुम्हारी मम्मी ने बोला, वो तुम्हारे लिए चिंता ही तो है। अरे रीना, तुम्हारे भैया को तो मैं पहले गलत लग रही थी, अब तो वो समझ गए हैं कि उनकी बहन को ससुराल में कितनी तकलीफ हो रही थी। वो अब मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमने भी अब सोच लिया है कि संदीप के व्यवहार में यदि कोई भी बदलाव नहीं आता है तो
ससुराल कभी नहीं भेजेंगे। अभी तुम्हारे भैया जाएंगे संदीप से मिलने के लिए, क्योंकि हम सबको भी तो तुम्हारी फिक्र है। मम्मी जी, आप रीना दीदी के पास बैठिए, तब तक मैं सनी को देखती हूँ और उसे कुछ खिला पिला भी देती हूँ। ठीक है बहू, जाओ और देखना कहीं सनी रो नहीं रहा हो। ठीक है मम्मी जी। माँ, मैं अभी संदीप से मिलके ही आ रहा हूँ। संदीप ऐसा इंसान नहीं है जो कि कभी सुधर सके, वो ऐसा इंसान नहीं है जो कि कभी बदल सके। माँ, मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी बहन को वापस मरने के लिए नहीं भेज सकता। ये सब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है माँ। अब हम सब लोग वो ही करेंगे जो फैसला रीना लेगी, जो इसे अच्छा लगेगा, जिसमें इसकी सहमति होगी, उसी से हम लोग भी सहमत रहेंगे और उसका साथ हम सब लोग देंगे। हाँ तो रीना, अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं अभी संदीप से मिलके आ रहा हूँ। वो तुम्हारे ऐसे चले आने से बहुत गुस्सा हो रहा था और न जाने वो कौन सी गाली दे रहा था। मुझे तो बस इतना समझ में आया कि वो बहुत ही बुरा इंसान है, वो कभी सुधरने वाला नहीं है और तुम अब दोबारा उसके पास जाओगी तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। तो रीना, अब बताओ, क्या तुम वहाँ पे वापस जाना चाहती हो? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपना और अपने बच्चे का, दोनों का फ्यूचर देखना है भैया। और हाँ भैया, मैं आप लोगों पे बोझ भी नहीं बनना चाहती। तो भैया, क्या मैं अपनी नौकरी दोबारा से शुरू कर सकती हूँ? मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ भैया। अब मैं वो पाबंदियाँ दोबारा नहीं सहना चाहती। मैं उन सभी पाबंदियों से बाहर निकलना चाहती हूँ। मेरे ऊपर जितने भी बंदिशें लगाई हुई थी, उन सभी से उभरना चाहती हूँ। मैंने अपने लिए तो बहुत बर्दाश्त कर लिया भैया, लेकिन अपने बच्चे के लिए अब अपने बच्चे को वहाँ पे दोबारा लेके वापस नहीं जाना चाहती भैया। अरे नहीं रीना, तू हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। तू भी तो इसी घर का वंश है। जितना इस घर में मेरा अधिकार है, उतना ही हक तुम्हारा भी तो है। और हाँ रीना, यदि तेरी इच्छा है नौकरी करने की, तो हम लोग तुझे कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि तुम्हें भी हक है आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का। और हाँ रीना, तुम सनी की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। जब तुम नौकरी पे जाओगी तो सनी को मैं रखूंगी। थैंक यू काजल, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बच गई। रीना को उस नरक से निकालने वाली तुम ही तो हो। हाँ भाभी, यदि आप नहीं होती तो मैं उस काल कोठरी में ही अपना दम तोड़ देती। अरे नहीं नहीं रीना दीदी, यदि आपकी तकलीफ मैं नहीं समझती तो फिर कौन समझता? एक औरत ही तो दूसरी औरत की तकलीफ समझ सकती है। नहीं भाभी, कोई नहीं समझता दूसरी औरत की तकलीफ, वो तो आपने समझी है मेरी। अरे भाभी, आज के युग में तो औरत ही औरत की दुश्मन है। अरे बहू, सच बताऊं तो शुरू में मुझे भी तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम तो मेरी बेटी का घर तोड़ने में लगी हुई हो। शायद मुझसे ही कोई भूल हो गई, जो कि मैं अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, माफी मांग के मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने बस वही किया। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, आपके जैसी भाभी हर घर में भेजे। खास करके मेरी जैसी बेबस नंदों को आप जैसी भाभी जरूर मिलनी चाहिए। और हाँ भैया, खास तौर से आप भी कभी भी भाभी से लड़ाई मत करना, वरना देखना भैया, मैं भाभी को भी यहाँ से लेके चली जाऊंगी। अरे ठीक है, तुम दोनों चली जाना, लेकिन इस सनी को यहाँ छोड़ जाना। तो हेलो गाइज, आप सभी को आज की हमारी यहाँ कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।